हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीसीसी। तो बेटा आज एक बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइटल है अपना द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। और यार देखो, मैं आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी टाइटल की ही जिक्र कर लूँ कि ये द लास्ट लेसन ही क्यों इसके लिए टाइटल एक उचित होता है, फिट बैठता है, क्या कोई और टाइटल हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आपसे बनते हैं। तो यार अब जाहिर सी बात है, टाइटल का जिक्र हम तभी कर पाएंगे जब चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हमें पता चलेगा। तो टाइटल की सारी बात चैप्टर के एंड में मैं आपसे करने वाला हूँ। बहुत डेप्थ के अंदर डिस्कशन करेंगे। देन सबसे पहले हमें जो है हमारे ऑथर के बारे में कुछ जानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चैप्टर अपने ऑथर का नाम जैसे कि मैंने अल्फोंस डॉडेट आपको बताया। एक चीज ध्यान रखने, हमारे अल्फोंस डॉडेट जो थे वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे बच्चे, ठीक है। मतलब कि अपना फ्रेंच के अंदर बड़े फेमस थे, ये फ्रांस के अंदर बड़े फेमस थे। और ये मेजर जो है इन्होंने इस चैप्टर के अंदर स्टोरी के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंस दी है मदर टंग पे। मतलब कि एक देश के अंदर उसकी जो भाषा होती है वो उन लोगों की पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं, यहाँ पे हम हिंदी में भी बात करते हैं, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी बात करते हैं। अगर मान लो मैं पंजाब की तरफ चला जाऊं और पंजाब के लोगों को ये बोल दिया जाए कि आप पंजाबी में बात नहीं कर सकते, या राजस्थान के लोगों को बोल दिया जाए कि आप जो है मारवाड़ी में बात नहीं कर सकते, तो ऐसा लगेगा कि लोगों से उनका कल्चर छीन लिया गया हो, उनकी आइडेंटिटी उनसे छीन ली गई हो। तो ऐसा ही फोकस इस चैप्टर के अंदर अल्फोंस डॉडेट ने किया हुआ है। देन उसके बाद उन्होंने सबसे मेजर फोकस जो डाला इस चैप्टर के अंदर, वो डाला है कि अक्सर होता क्या है एक इंसान के साथ, जब वो कोई चीज खो देता है या खोने वाला होता है, तभी उस चीज की केयर, उसके बारे में ज्यादा सोच विचार वो तभी करता है। तो यहाँ पे वो यही कहना चाहते हैं कि भाई हम अक्सर वैल्यू तभी करते हैं कि जब हम चीजों को खो देते हैं या तो खोने वाले होते हैं। ऐसा ही चैप्टर के अंदर होता है। जो फ्रांस के लोग होते हैं, जब वो अपनी पहचान मतलब कि उनकी भाषा ही वो खोने वाले होते हैं, तब उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। देन उसके बाद उन्होंने जो और ज्यादा फोकस किया है वो किया है बेटा लव एंड रिस्पेक्ट फॉर वंस लैंग्वेज, कि एक इंसान के लिए उसकी जो मातृभाषा है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अल्फोंस डॉडेट जो है वो रियल लाइफ के इवेंट्स और उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे ना, वो वही जो है वो लिखा करते थे। तो हमने ऑथर के बारे में भी अच्छा सा समझ लिया। अब उसके बाद बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो देखो इसमें मेजर ना 4 कैरेक्टर्स, यहाँ पे एक फोर्थ भी डाल लेना आप, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक स्मिथ भी डाल देना, ठीक है। इनको जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रांस की बात करता हूँ। फ्रांस कौन है बच्चे? ये एक छोटा सा बच्चा जो आप देख रहे हो, ये फ्रांस है, जो कि नरेटर है। पूरी स्टोरी जो है वो हमें फ्रांस ही सुनाने वाला है। देन एम हैमल कौन है? एम हैमल इसके फ्रेंच टीचर है, मतलब कि ये इसको फ्रेंच पढ़ाते हैं। और एम हैमल जो है बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक है। अब यहाँ पे जो इनका पेट्रियाटिज्म जो है वो कैसे शो कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या एम हैमल अपने देश से प्यार करते थे या नहीं करते थे। आप टिप्पणी करो इस बात पे। तो आप लिखोगे कि हाँ वो एम हैमल जो है वो पेट्रियाटिक थे। उसके मैं सारी एक्सपीरियंसेस आपके साथ अभी शेयर करूंगा, एमएमएल क्यों थे पेट्रियाटिक, ठीक है। देन उसके बाद कुछ गांव वाले। अब गांव वालों के अंदर आपको याद रखना, एक ओल्ड हॉसर है, ठीक है। ये कौन है, कहाँ से है, सारी बात अपा करेंगे। फॉर्मर मेयर है, पोस्ट मास्टर है। ये सारे क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? ये सिंबलाइज कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर रिग्रेट। मतलब कि क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और इनको अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि काश हम समय रहते जो है एम हैमल से हमारी लैंग्वेज सीख लेते, तो आज हमें जो है हमारी पहचान खोनी नहीं पड़ती। देन ब्लैक स्मिथ भी इसके अंदर एक जो है वो आपका कैरेक्टर है, उसकी बात भी आप करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो मोटी मोटी मैंने बात आप लोगों को कर ली। अब चैप्टर पे जाने से पहले एक ओवरव्यू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉलेज अगर आपके दिमाग में नहीं होगी तो आप चैप्टर का क्रक्स बहुत अच्छे से समझ में नहीं पाओगे। मैंने आपके सामने 2 जो है मैप्स रखे हैं। ये आपके वर्ल्ड मैप है। ये वाला मैप है हमारा आज का वर्ल्ड का मैप, मतलब कि 2025 का वर्ल्ड मैप अगर देखो तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये है अपना 1870 का वर्ल्ड मैप। यहाँ पर अगर आप आओगे इस पर्पल के अंदर, अगर आप देख रहे हो बच्चे, तो ये है अपना फ्रांस। और अगर मैं आज जो हमारा जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया, इनको मिला दूं, मतलब इनको मिक्स कर दूं, मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं दूसरा कलर लेना चाहूंगा, ये ब्लू ब्लू वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो, तो 1870 के अंदर अगर मैं चला जाऊं बच्चे, तो जब आपका क्या था उस समय, इसको प्रशिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रशिया। इसके अंदर क्या क्या थे? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया आज के, तो उसके पूरे पार्ट को प्रशिया कहा जाता था। और उस वक्त इनके जो लीडर थे वो कौन थे? बिस्मार्क। क्या नाम है इनका? बिस्मार्क की लीडरशिप के अंदर हुआ क्या था 1870 के अंदर? फ्रांस और प्रशिया की वॉर हुई थी, जिसको हम जो है फ्रैंको प्रशियन वॉर भी कहते हैं। तो उस वक्त में हुआ ये कि प्रशिया ने क्या करा? फ्रांस को हरा दिया। और फ्रांस के 2 रीजन्स जो है वो क्या क्या, अल्सास और लॉरेन, उन पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया।
ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग के अंदर जो है अपनी रखनी है। और यही बात जो है बच्चे मैंने यहाँ पे आपकी लिखी हुई है कि 1870 और 71 के अंदर क्या होता, फ्रांस ने वॉर जो है वो हार ली थी प्रशिया से, और एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि प्रशिया ने जो है दो रीजन्स, जो हमारे फ्रांस के दो रीजन कौन कौन से, अल्सास और लॉरेन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अल्सास और लॉरेन के अंदर क्या होता था कि बर्लिन से इंफॉर्मेशन आती थी। ये बर्लिन क्या है, अगर आप बर्लिन को देखोगे तो जर्मनी की आज की कैपिटल भी जो है वो जो है आपकी क्या है, सॉरी, जर्मनी की आज की कैपिटल भी आपकी बर्लिन ही है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ कहीं अपना बर्लिन है, समझना, यहाँ कहीं अपना बर्लिन है, ये इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे अपना अल्सास और लॉरेन है। तो बर्लिन से क्या आती थी, सारी इंफॉर्मेशन आती थी। क्यों, क्योंकि प्रशिया ने तो अपना अल्सास और लॉरेन पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो बर्लिन से क्या आती थी, इंफॉर्मेशन आती थी, और वो इंफॉर्मेशन क्या होती थी, वो कहाँ लगती थी, वो सारी बात आपा करने वाले हैं। मैं मोटी मोटी बात आपको समझाने वाला हूँ कि वो लगती थी टाउन हॉल के बोर्ड पर। मतलब कि अल्सास और लॉरेन में उस समय क्या होता था, हर रीजन के अंदर एक टाउन हॉल होता था, जो कि उस एरिया के जितने भी ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि अल्सास के ऑफिसर्स हो गए या लॉरेन के एरिया के अंदर जो लॉरेन के ऑफिसर्स हो गए, वो उस टाउन हॉल के अंदर जाके बैठा करते थे। अब बर्लिन जो है वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, देन वो इंफॉर्मेशन जो है बाहर के नोटिस बोर्ड पे, जिसको उन्होंने क्या कहा है, टाउन हॉल बोर्ड कहा है, उस पे जो है वो इंफॉर्मेशन लगाते थे। इस इंफॉर्मेशन के अंदर होता क्या था बच्चे, जितनी भी बैटल्स अल्सास लॉरेन के लोग या फ्रांस जो है वो हारते थे, फ्रांस के लोगों को अब क्या फॉलो करना क्या फॉलो नहीं करना, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती थी। मैं डेप्थ में बात करूंगा, हर एक लाइन को बहुत डेप्थ के अंदर समझाऊंगा, बस मोटा मोटा मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। अब जाके आपा जो है पूरा चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले बच्चे। ठीक है, तो चैप्टर की थीम की अगर मैं बात करता हूँ, चैप्टर की थीम है आपकी लिंग्विस्टिक चौवनिज्म। देखो, अगर मैं चौवनिज्म की बात समझूं, तो चौवनिज्म का वर्ड का मतलब होता है, जैसे कि ये एक तरीके की फीलिंग होती है जब आप अपनी लैंग्वेज है ना, अपनी भाषा समझ लो, अपना कल्चर समझ लो, या कुछ भी चीज़ को आप सुपीरियर समझते हो दूसरों से। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक चौवनिज्म का मतलब हो गया कि लैंग्वेज को ऊंचा समझना, लैंग्वेज को जो है सुपीरियर समझना। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमें यही दिखाना चाहता है कि वन लैंग्वेज इज सुपीरियर टू अदर। इन द लास्ट लेसन द आइडियाज इज क्लियरली शोन, जो पावरफुल नेशंस है दे ट्राई टू डोमिनेट अदर बाय फोर्सिंग देयर लैंग्वेज ऑन देम। जो पावरफुल नेशन जैसे कि हमारा प्रशिया जो है, उसने अल्सास और लॉरेन पे अपनी लैंग्वेज जो है जर्मनी वो थोप दी कि तुम जो है अब से जर्मनी के अंदर बात करोगे। एक बात बताओ, कल को आके कल से हमें कोई बोले कि तुम हिंदी में बात नहीं कर सकते, या तुम पंजाबी में बात नहीं कर सकते, तुम मारवाड़ी के अंदर बात नहीं कर सकते, तो ऐसा लगेगा हमसे किसी ने हमारी पहचान ही छीन ली। तो लिंग्विस्टिक चौवनिज्म है ये, हम पे जो है वो भाषा जो है थोप दी गई है, ये सोचकर कि जो है वो वाली दूसरी वाली जो भाषा है वो ज़्यादा सुपीरियर है। देन उसके बाद यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप हमेशा क्या लिखोगे, अ पर्सन्स लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड कल्चर। बिल्कुल सही बात है कि एक पर्सन के लिए जो उसकी लैंग्वेज है वो उसके कल्चर की, उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है, उसका हिस्सा है। सो व्हेन दे ट्राई टू मेड टू गिव इट अप, इट कॉज पेन एंड लॉस ऑफ कल्चर कनेक्शन। जब हमें वो लैंग्वेज छोड़नी पड़ती है तो उस कल्चर से जो है हम अपना कनेक्शन लॉस कर देते हैं। इन द स्टोरी द पीपल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन सफर फ्रॉम दिस बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू लर्न जर्मन इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज। इस चैप्टर के अंदर भी यही होता है, अल्सास और लॉरेन के लोगों के साथ जो है उनको जर्मन जो है फोर्सफुली जो है वो थोप दी जाती है कि तुम अब यही पढ़ोगे। देन उसके बाद बच्चे मैं हमेशा हर चैप्टर के अंदर आप लोगों को एक कोट दूंगा। लास्ट ईयर हर चैप्टर के कोट्स मैंने बच्चों को दिए थे, बच्चे अपने आंसर्स को लिख लिख के आए और 100 नंबर पूरे पूरे मार्क्स जो वो 80 निकाल के लेकर आए। तो देखो इस चैप्टर का कोट क्या है, द थिंग्स वी इग्नोर टुडे बिकम्स द थिंग्स वी रिग्रेट टुमारो। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आगे जाके हम उसमें बहुत ज़्यादा जो है रिग्रेट करते हैं। जैसे कि मान लो आज हम पानी को इतना जो है वो बहा देते हैं कि पानी बह रहा है तो बह दो, बहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वक्त अब दूर नहीं है बट जो हम रिग्रेट करेंगे बहुत ज़्यादा कि हमारे पास ठीक से जो है पानी इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ कल्चर। यहाँ पे लैंग्वेज जो है बच्चे वो सिर्फ एक जरिया नहीं है, माध्यम नहीं है बात करने का, वो जो है एक हार्ट बीट है हमारे कल्चर की। जाहिर सी बात है हिंदी जो है वो हमारे कल्चर का जो है एक पार्ट है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने सीखनी है। अब जाके चैप्टर अपना प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा डेप्थ के अंदर मैंने पूरा ओवरव्यू सजा दिया आपके माइंड के अंदर, बहुत मजा आएगा अब आपको चैप्टर पढ़ने के अंदर। अब फ्रांस जो है वो अपनी भाषा के अंदर सारी चीज़ें कहना शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई लेफ्ट फॉर स्कूल वेरी लेट इन द मॉर्निंग एंड वॉज रियली स्केर्ड ऑफ गेटिंग स्कूल्डेड। अब फ्रांस जो है वो बिल्कुल भागता हुआ जा रहा है सुबह सुबह कि यार उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि वो एक तो लेट हो गया और अब उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डर किस चीज़ का? आई वॉज स्पेशली वरीड अबाउट एम हैमल,
ही हैड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पार्टिसिपल्स। वो ये कहने वाले कि जो एम हैमल उसके टीचर हैं वो उससे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछने वाले। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं बच्चे? हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ पार्टिसिपल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश की मैं बात करूँ तो हमारे जीरंड्स होते हैं, है ना, हमारे पार्टिसिपल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ऐसे ही जो इनकी फ्रेंच है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपल्स होंगे। तो जो एम हैमल है वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। एंड आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट देम। अब फ्रांस को बेचारे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट अबाउट स्किपिंग द स्कूल एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड। मतलब कि फ्रांस जो है वो एक टाइम को ये सोचता है कि यार छोड़ छोड़ स्कूल छोड़ते हैं, आज एक काम करते, बंक मारते, बाहर जो है वो बंक मारेंगे। The weather was so warm and sunny. Birds were singing near the woods and in the open field behind the sawmill that Prussian soldiers were practicing drill. तो यहाँ पे कह रहा है कि बाहर मौसम एकदम सुहाना लग रहा है ना, चिड़िया चहचहा रही है, सनी सा बिल्कुल मौसम हो रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि सॉमिल, देखो सॉमिल क्या होती है? सॉमिल होती है एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे पेड़ जो है लेकर आए जाते हैं, फिर उसमें से प्लैंक्स बनते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर पे कोई कारपेंटर काम करने आए हैं तो डायरेक्ट पेड़ ही थोड़ी ना लेकर आते हैं, वो लकड़ी के प्लैंक्स लेकर आते हैं ना। तो सॉमिल के पास क्या हो रहा था, जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिल जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रशियन सोल्जर्स कहाँ पर? अल्सास के अंदर। ये बात कहाँ की? अल्सास के अंदर। मतलब कि प्रशिया का कंट्रोल जो है वो अल्सास के अंदर हो चुका है, तभी वहां पे जो है प्रशियन सोल्जर्स भी है। इट टुक it all looked so much more fun than learning grammar rules, but I managed to resist the temptation and rush to school. वो कह रहे हैं कि ये सब बाहर देख के कि भाई चिड़िया चहचहा रही है बाहर, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रही है, ये मुझे ज़्यादा लुभावना लग रहा था रैदर दैन कि मैं जो है वो स्कूल जाऊं और जो है अपना ग्रामर के रूल्स पढूं। तो पर मैंने अपनी टेम्पटेशन को, अपने लालच को रोका और स्कूल की तरफ भागा। देन आगे क्या होता है? व्हेन आई पास द टाउन हॉल आई सॉ अ क्राउड गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बुलेटिन बोर्ड। देखो भाई वो कहता है कि जब वो टाउन हॉल से जा रहा था, टाउन हॉल से पास हो रहा था, तो वो बुलेटिन बोर्ड के बाद बहुत सारी भीड़ देखता है। बुलेटिन बोर्ड कौन सा? वही जो एक अपना टाउन हॉल होता है उसके बाहर एक ऐसा नोटिस बोर्ड टाइप लगा होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी लगाई जाती है। क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं 1870 की बात करता हूँ तो कोई रेडियो वगैरह ऐसे खास तो होते नहीं थे कि भाई 2 मिनट में यूट्यूब पे जाके जो है वो आज तक खोल लिया और वो न्यूज़ देख लेना, ना ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है। तो ऐसे नोटिस उस समय पे लगते थे बुलेटिन बोर्ड पे। फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, 2 साल से इस बुलेटिन बोर्ड पे ना इंफॉर्मेशन आती है। और वो कहाँ से आती है? द ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। यहाँ पे देयर का मतलब क्या हो गया? बर्लिन। ऑल द बैड, जितनी भी खराब न्यूज़ थी वो सब बर्लिन से आती थी। जितनी भी बैटल्स वो हारते थे, मतलब अल्सास लॉरेन फ्रांस के लोग जितने भी बैटल्स वगैरह हारते थे, वो सारी इंफॉर्मेशन इस बुलेटिन बोर्ड पे आती थी, सो दैट वहाँ के लोग देखे कि फ्रांस जो है वो हार रहा है, प्रशा के पास पावर ज़्यादा है। न्यू आर्मी ड्राफ्ट। न्यू आर्मी ड्राफ्ट का मतलब ये हो गया कि होता क्या कि जब किसी देश के पास जो है आर्मी कम पड़ती है तो वहाँ के लोगों को ट्रेन करके जो है वो उनसे लड़ाई लड़वाई जाती है। तो वो भी इंफॉर्मेशन जो है वो इस अपने बुलेटिन बोर्ड पे लगती थी। एंड ऑर्डर्स फॉर कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स के जो भी ऑर्डर्स आते थे वो भी इसी में आते थे। आई थॉट टू माई सेल्फ वट कुड बी दिस टाइम। वो यहाँ पे फ्रांस जो है वो भागता भागता जा रहा है, बुलेटिन बोर्ड पे देख रहा है कि यार ये सारे लोग खड़े हैं, ये अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अब ऐसी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई कि इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। बट डिडंट स्टॉप टू लुक, बट वो जो है वो रुकता नहीं है देखने के लिए, वो अपना जो है वो चलता रहता है। एज ए हरिड पास द ब्लैक स्मिथ। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि जैसे ही वो जो है वो भाग रहा होता है, तेज तेज में होता है, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कौन होता है बच्चे? एक पर्सन जो कि अपना आयरन वायरन का काम करते हैं। उसका नाम क्या है बच्चे? वॉचर नाम है, ये नाम याद रखना, वॉचर नाम है उसका। हु वॉज रीडिंग द नोटिस विद हिज हेल्पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपना वॉचर है, ये अपने उसने हेल्पर के साथ जो है क्या कर रहा है? नोटिस जो है रीड कर रहा है, ठीक है। कॉल आउट टू मी, वो उसको बुलाता है। डोंट रन सो फास्ट बॉय, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई इस बात का अच्छे से मतलब नहीं समझाएगा। यहाँ पे ये वॉचर, जैसे कि मान लो ये अपना फ्रांस है, ये भागा भागा जा रहा है। अब ये जो है अपना वॉचर इसको बोलता है कि ओए लड़के फ्रांस, तेज मत भाग, तेरे पास अब बहुत ज्यादा पर्याप्त समय है। ये यहाँ पे जो है बहुत सरकास्टिकली जो है बात बोलता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि तुझे पहले भाग भाग के जाना चाहिए था, वो तेरा करेक्ट समय था जो है वो स्कूल जाने का। अब तू चाहे कितना ही भाग ले, अब कोई फायदा नहीं है भागने का। क्यों? क्योंकि अब जो है प्रशिया का कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है। जो तू स्कूल सीखने जा रहा है ना लैंग्वेज को, या कौन सी लैंग्वेज? जो तू फ्रेंच सीखने जा रहा है, वो फ्रेंच अब तू नहीं सीखेगा, स्कूल के अंदर जो है जर्मन सिखाई जाएगी। ये इस बात की इंटरप्रिटेशन है, वही जो कह रहा है ना, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तेरे पास अब बहुत समय है, वो ये मतलब हुआ। ठीक है, अभी और डेप्थ मिलेगी इस बात पे आपको, और फोकस आएगा इस बात पे, देखना।
आई थॉट ही वॉज टीजिंग मी, फ्रांस को लगता है कि है मुझे छेड़ रहा है. सो आई रन इवन फास्टर एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ द ब्रेथ. वो कहता है कि वो उसे लगता है कि ये आदमी उसको छेड़ रहा है, तो वो तेज तेज अपना भागता है और एम हैमल के छोटे से गार्डन के अंदर पहुंच जाता है. मतलब कि स्कूल के बाहर एम हैमल का एक छोटा सा गार्डन होता है, वहां पे वो पहुंच जाता है और बिल्कुल हाफ तवा पहुंचता है. ठीक है. देन उसके बाद आगे कहता है यूजुअली व्हेन स्कूल स्टार्टेड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी. वो कहता है कि जब कभी भी हमेशा स्कूल स्टार्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा नॉइज होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की आवाज़ जो है वो आ रही होती है. यू कुड हियर इट फ्रॉम इवन द स्ट्रीट. कहता है तुम गली से भी सुन सकते हो. और वो आवाज़ें कौन कौन सी होती है, डेस्क जो है ओपनिंग और क्लोजनिंग की, जैसे बच्चे बैठते जब आगे पीछे डेस्क नहीं कर लेते, उसकी आवाज़ें होती है. स्टूडेंट्स लाउडली रिपीटिंग देयर लेसन्स टुगेदर विद देयर हैंड्स ओवर ईयर्स टू फोकस. यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो अपना जो है वो कान पे ऐसे हाथ नहीं रख लेते और तेते तेते जो है रिपीट करते चीज़ों को, वो वाली आवाज़ जो है वो आ रही होती है. एंड द टीचर्स बिग रूलर टैपिंग ऑन द टेबल. जैसे टीचर जो है टेबल पर टक 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 नहीं करता, कोई बच्चा आवाज़ नहीं करेगा टक 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 टक. तो कह रही ऐसी सारी आवाज़ें जो है वो आती रहती यूजुअली स्कूल से. कहता है उसके बाद बट दैट डे, उस दिन एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटली क्वाइट. उस दिन सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सारी जो नॉइस थी वो शांत थी, कोई आवाज़ थी ही नहीं. एंड होप्ड I had hoped that the usual noise would help me to slip to my seat without anyone noticing. यहाँ पे वो बड़ी चालाकी से ये सोच रहा होता है कि यार मुझे तो लगा था कि आज ही बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा होगा और मैं चुपचाप इस तुमड़ी में गुमड़ी करके जो है जाके बैठ जाऊंगा. बट ऑफ कोर्स इट हैड बीन अ साइलेंट एज संडे मॉर्निंग. वो ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे की सुबह हो, बिल्कुल शांत, ऐसी शांति. आगे क्या कहता है, लुकिंग थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी सिटिंग इन देयर प्लेसेस. वो कहता है कि मैं खिड़की से देखता हूँ कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी सीट पे बैठे हुए हैं. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद स्केरी आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. वो कहता है कि जो हमारे एम हैमल होते हैं वो क्लास के अंदर आगे पीछे जो है, जैसे यहाँ पे उन्होंने ऐसे स्केल अड़ाया आयरन का और अपना क्लास के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं. ये जो अप एंड डाउन है इसका मतलब इधर आगे पीछे घूम रहे हैं. ठीक है. आई हैड नो चॉइस बट टू ओपन द डोर एंड वॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मुझे क्लास का दरवाजा खोल के सबके सामने अंदर जाना था. यू कैन इमेजिन हाउ रेड माई फेस टर्न एंड हाउ स्केयर्ड आई फेल्ट. कहता है तुम इमेजिन कर सकते हो कि मेरा मुंह कितना लाल हो गया था और मैं कितना डरा हुआ था. ठीक है. देन उसके बाद क्या होता है, बट नथिंग हैड हैपेंड. कहता है कुछ हुआ ही नहीं. एम हैमल looked at me kindly and said go to your seat quickly little fans. वो कहता है कि एम हैमल ने मेरे पास बहुत प्यार से देखा और बहुत ही आराम से, बहुत ही विनम्रता से बोला कि लिटिल फ्रांस अपनी सीट पर जाके बैठो. वी वर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट विदाउट यू. हम तुम्हारे बिना स्टार्ट करने ही वाले थे. आई हरिड टू माई डेस्क एंड सेट डाउन. मैं बिल्कुल तेजी से भागा और अपने डेस्क पे जाके बैठ गया. आफ्टर बिगेन टू काम डाउन अ लिटल आई नोटिस दैट एम हैमल वॉज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लोज. कहता है कि जैसे ही मैं सीट पे बैठा मैंने खुद को थोड़ा सा शांत किया. मैंने देखा कि अरे वाह, आज तो एम हैमल अपने बेस्ट कपड़ों के अंदर है. और वो बेस्ट कपड़े क्या थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. वो बेस्ट कपड़े थे इस ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. उनका जो एक ब्यूटीफुल जो है वो ग्रीन कोट था. अ फ्रिल्ड वाइट शर्ट. ए फ्रिल्ड वाइट मतलब देखो फ्रिल्ड होती है इस तरीके की ना, झालर झालर सी निकली होती है, इस तरीके की वाइट शर्ट. एंड अ ब्लैक सिल्क कैप विद एम्ब्रॉयडरी. और एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप जिसके ऊपर कढ़ाई हो रखी थी, एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी. ये उन्होंने उस दिन पहना हुआ था. और यूजुअली ये जो कपड़े थे वो इंस्पेक्शंस और प्राइज सेरेमनी के दिन पे जो है वो एम हैमल पहना करते थे, बट उस दिन उन्होंने पहना हुआ था. देन उसके बाद द होल क्लासरूम फेल्ट स्ट्रेंज एंड सीरियस. वो कहते हैं आज पूरी क्लास जो है बड़ी अजीब सी मुझे लग रही थी. But what surprised me the most was seeing several village people sitting quietly on the back benches which were usually empty. वो यहाँ पे कह रहे हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा हैरान क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरे गांव के लोग पीछे बैठे हुए हैं. वो मतलब उन डेस्क पे जो कि अक्सर खाली रहते हैं, आज वहाँ पे मेरे गांव के लोग बैठे हुए हैं. और वो गांव के लोगों में कौन कौन था, वहाँ पे था एक ओल्ड हॉसर. हॉसर उस समय की एक कास्ट थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मर टाइप का पर्सन था. ठीक है. जिसने क्या पहनी हुई थी, 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी. मतलब कि एक ऐसी हैट जिसमें 3 कोने हैं. ठीक है. आप ऐसा समझ सकते हो कि कुछ इस तरीके की होगी वो हैट, है ना. 3 कोने तो ट्राइंगल के ऐसे ही होते हैं शायद, कुछ रही होगी ऐसी सी टोपी. ठीक है. और ये तो एक पहला पर्सन हो गया. दूसरा वहाँ के जो पुराने जो मेयर थे, एक्स मेयर जो थे, फॉर्मर मेयर थे, वो थे. उसके बाद फॉर्मर पोस्ट मास्टर वहाँ पे थे और कुछ गांव वाले वहाँ पे थे. ठीक है. ये आपको दिमाग के अंदर रखना है. वो भी क्लास के पीछे जो है बैठे हुए थे. एवरीवन लुक्ड वेरी सैड. कह रहे सब बहुत दुखी दिख रहे थे यार. हॉसर हैड इवन ब्रॉट अप प्रेमर, देखो, विद वोन एजेस एंड वाज होल्डिंग इट. देखो ध्यान से समझना,
यहाँ पे ये जो प्रेमर है, प्रेमर का मतलब होता है आपका कायदा। तो जो अपना हौसर था ना, वो कायदा लेके आया था। कायदा क्या होता है, जैसे कि मान लो जब हमने बचपन के अंदर ABCD सीखी होगी, तो वो आता नहीं था, एक छोटी सी पतली सी बुक आती थी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, या का से कबूतर, खा से खरगोश, जो जिसमें लिखा होता है, एक इंट्रोडक्टरी बुक होती है वो, है ना, किसी लैंग्वेज को लेके। तो ये भी फ्रेंच की एक जो है वो प्रेमर लेकर आए हुए थे। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल बेसिक किताब जो है वो लेकर आए हुए थे, जिसकी एजेस जो है वो थोड़ी सी फटी हुई थी, जिसको वो खोलकर अपने घुटनों पे जो है वो लेकर बैठे हुए थे, और उनका जो चश्मा था वो उन्होंने उसके पेजेस पे रखा हुआ था। ठीक है, ये इमेजेस के अंदर थोड़ा सा अलग है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये जो प्रिमर है ये इनके घुटनों पे रखा हुआ है, और ये चश्मा है ये उस पे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे इमेजिन आप कर सकते हो। चलो मेरे भाई आगे समझते हो। While I was sitting still wondering what was going on, M. Hamel sat on his chair and said, in the calm and serious voice he had used before. अब वो कह रहे हैं कि जब तक मैं समझ ही रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, एम हैमल जो है वो बिल्कुल अपनी सीट पर आकर बैठते हैं, और बहुत ही शांत आवाज़ के अंदर जो उन्होंने पहले यूज़ की थी उसके अंदर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई विल एवर गिव यू। कहते हैं कि ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। An order has come from Berlin that only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. एक ऑर्डर जो है वो बर्लिन से आ चुका है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर अराइव्स टुमारो, टुडे इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। वो कह रहे हैं कि कल जो है वो एक नई टीचर आ जाएंगे और आज तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू पे क्लोज अटेंशन। मैं आप सभी को चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इस लेसन को आज सुने। दीज वर्ड हिट मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। कह रहे कि मुझे बहुत ज्यादा शॉक हुआ ये वर्ड सुन के। Oh, those cruel people! So that was the notice on the town hall. He had said. वही कहते कि अच्छा वो लोग मुझे छेड़ रहे थे, और वो टाउन हॉल पे वो जो भीड़ लगी हुई थी वो सारे यही पढ़ रहे थे क्या, कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स के अंदर जर्मन पढ़ाई जाएगी। उसको एकदम से रियलाइज होता है। ठीक है, देन उसके बाद अब देखो, यहाँ पे वो जो वॉचर बोलता है ना उसको टाउन हॉल के टाइम पे, कि तेरे पास अब प्लेंटी ऑफ, बहुत सारा समय, तो आराम से जा भाई, ये कोई भगदड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, वहां पे वॉचर को पता है कि जो अल्सास और लॉरेन के लोग हैं उन्होंने पहले तो लैंग्वेज को महत्व दिया ही नहीं उतना। अब इस ये बच्चा जो स्कूल जा रहा है भाग भाग के, अब इसका क्या फायदा इतना तेज तेज भागने का, क्योंकि अब तो उसको वो लैंग्वेज पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, अब सर आपको कैसे पता चला कि अल्सास और लॉरेन के लोग जो है वो लैंग्वेज पे उतना ध्यान नहीं देते थे? आगे पढ़ेंगे ना, मैंने तो चैप्टर पढ़ रखा है, आपको भी ये बात फील होगी, समझना। हाँ जी, तो कहाँ थे आपा? हाँ, तो यहाँ पे ठीक है, ये अपन ने कर लिया। देन भाई, लास्ट फ्रेंच लेसन। अब फ्रांस कह रहा है कि मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन, एंड आई कुड बेयरली राइट। कहता है मैं तो अभी लिख भी ठीक से नहीं सकता इसको। आई वुड नेवर गेट अनदर चांस टू लर्न। कहते कि क्या मुझे कोई दूसरा चांस भी नहीं मिलेगा इस लैंग्वेज को पढ़ने का? आई फेल्ट सो सॉरी फॉर नॉट स्टडिंग माई लेसन्स बिफोर, फॉर वेस्टिंग माई टाइम लुकिंग फॉर बर्ड्स एग्स और स्लाइडिंग ऑन द सार रिवर। वहाँ पे कह रहा है अब उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि यार मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने अपने लेसन्स पहले नहीं पढ़े, रैदर देन कि मैं जो है वो टाइम बहुत वेस्ट करता था। मैं बर्ड्स के एग्स देखता था और सार रिवर पे स्लाइड करता था। ठीक है, सार रिवर भाई आप ऐसे समझ सकते हो, ये अपनी सार रिवर है, और सर्दियों के टाइम पे ये अक्सर जम जाती है, तो बच्चे यहाँ पे शूज वगैरह पहन के अपना स्लाइड वगैरह जो है प्रॉपर करते हैं। तो वो कहता है कि मैं स्लाइडिंग वगैरह करता था, जो है वो चिड़ियाओं के अंडे देखता था। ठीक है, मैं अपने लेसन क्यों नहीं पढ़े? ठीक है, द बुक दैट हैज सीम्ड सो बोरिंग हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड हिस्ट्री बुक। वो कह रहे हैं जो किताबें, कौन कौन सी किताबें, उसकी ग्रामर की और हिस्ट्री की जो बुक्स है, सडनली फ्रेंड लाइक ओल्ड फ्रेंड आई डेंट वांट टू लूज। वो बिल्कुल पुराने दोस्तों की तरह लगते जिनको मैं अब नहीं छोड़ना चाहता। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक बात बताई थी कि अक्सर हम चीज़ों की वैल्यू तभी करते हैं जब हम उसको खोने वाले होते हैं या खो देते हैं। ठीक है, एंड एम हैमल टू। अब एम हैमल के बारे में भी बात कर रहे हैं कि एम हैमल ऑब्वियसली उसने स्टार्टिंग कैसे की, स्टार्टिंग ऐसे की कि एम हैमल से बहुत डर लगता है, तो इसका मतलब एम हैमल डांटते थे, लेकिन अब एम हैमल उसको दोस्त की तरह लग रहे हैं। ठीक है, the thought that he was leaving and I would never see him again made me forget all his ruler and bad temper. वो कहता है कि ये थॉट कि अब जो है वो जा रहे हैं और अब मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा, किनसे? एम हैमल से। ये मुझे उनका जो पूरा वो रूलर वगैरह से जो है वो जो भी करते होंगे, पिटाई करते होंगे या पता नहीं क्या करते होंगे, या उनका जो बैड टेम्पर था, वो सारी चीज़ें मैं जो है अब वो भूल चुका हूँ। देन उसके बाद आगे क्या है? पुअर मैन, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट ही हैड ड्रेस इन द बेस्ट क्लोथ टू ऑनर द लास्ट लेसन। वो कहता है कि यार ये आदमी, अच्छा इसलिए इसने जो है ये कपड़े पहने ताकि अपनी ये आखिरी लेसन को ऑनर कर सके, है ना, इस लैंग्वेज को ऑनर कर सके, इसीलिए एम हैमल ने जो है कपड़े पहने थे, ये वाली ड्रेस पहनी थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्यों पहनी थी? क्योंकि वो उनका आखिरी लेसन था और वो
ऑनर देना चाहते थे उसको। एंड आई ऑल्सो रियलाइज वाई ओल्ड मैन फ्रॉम विलेज वर सिटिंग क्वाइटली एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। वो कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि जो पुराने मेरे जो गांव के लोग हैं ये भी यहाँ पे क्यों बैठे, ये भी क्यों बैठे, क्योंकि इन्हें रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, दे टू वर फीलिंग सॉरी फॉर नॉट हैविंग गॉन टू स्कूल मोर व्हेन दे वर यंग। उन सबको जो पीछे कौन कौन बैठे थे, हॉसर बैठे थे, पोस्ट मास्टर बैठे थे, मेयर बैठे थे, और बाकी के और भी गांव वाले बैठे थे, उन सबको अब जो है वो रिग्रेट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि उनके यंग एज के अंदर वो लोग स्कूल क्यों नहीं गए और उन्होंने क्यों ये लैंग्वेज जो है वो नहीं सीखी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग एम हैमल फॉर 40 ईयर्स ऑफ डेडिकेटिंग टीचिंग। अब इस तरीके से वो जो है थैंक करने आए थे एम हैमल को, उनके 40 साल जो उन्होंने डेडिकेशन से पढ़ाया। ठीक है, दो बातें, वो क्यों बैठे थे, पहला तो उन्हें रिग्रेट था बहुत ज़्यादा, दूसरा वो एम हैमल की 40 साल की टीचिंग को जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो थैंक करने आए थे। ठीक है, एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री, अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट भी जो है वो देने आए थे, विच नो लॉन्गर बिलोंग टू देम, जो कि अब उनकी है भी नहीं। मतलब कि उनका जो स्टेट है वो किसी और देश के कंट्रोल के अंदर है, समझ रहे हो। तो वो अपने देश को रिस्पेक्ट देने आए थे, एम हैमल को रिस्पेक्ट देने आए थे, और रिग्रेट बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। ये बात आपको दिमाग में रख। देन उसके बाद while I was thinking about all this, I suddenly heard my name being called। वो कहता है कि मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया कि मेरा नाम जो है वो लिया गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब मेरी बारी थी बोलने की। Oh, how I wish I could say that difficult rule about the participles perfectly, loudly, clearly and without a single mistake। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि काश मैं जितने पार्टिसिपल्स के रूल्स हैं उनको बहुत ही तेज बोलूँ, क्लियर बोलूँ, एक बिना किसी मिस्टेक के बोलूँ, बट आई गॉट कन्फ्यूज राइट फ्रॉम द बिगनिंग एंड जस्ट स्टूड देयर। वो कहता है कि मैं शुरुआत में ही कंफ्यूज हो गया और मैं वहाँ पे खड़ा ही रह गया। ठीक है, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क एंड माई हार्ट पाउंडिंग टू स्केयर्ड इवन टू लुक अप। वो कहता है कि मेरा तेज बहुत दिल जो है बहुत तेज तेज धड़क रहा है, मैंने डेस्क जो है वो पकड़ लिया और मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं ऊपर भी नहीं देख पा रहा। देन उसके बाद आगे क्या है, आई हर्ड एम हैमल से जेंटली। अब एम हैमल जो है बहुत शांत तरीके से फिर से बोलते हैं, आई वोंट स्कोल यू लिटिल फ्रांस। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांस, यू ऑलरेडी फील्स बैड इनफ, तुम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा फील कर चुके हो। कहते देखो ये कैसा है अब, एवरी डे वी हैव टोल्ड आवरसेल्व्स ओ देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम आई विल लर्न इट टुमारो। कहता है कि हम रोजाना हमसे बोलते थे कि यार अरे अरे हमारे पास तो बहुत ज़्यादा समय है, आराम से इस लैंग्वेज को जो है सीख लूंगा। एंड नाउ लुक वेयर दैट हैज़ लेड अस। अब ये कहता है कि अब देखो कि ये चीज़ हमें कहाँ लेकर आ गई है। दैट्स द बिग प्रॉब्लम ऑफ अल्सास। ठीक है, यही जो है वो मेजर प्रॉब्लम है अल्सास के लोगों के साथ, कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते थे कि भाई अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे यार, लैंग्वेज ही तो है, सीख लेंगे यार। ठीक है, वी ऑलवेज पुट ऑफ लर्निंग अंटिल लेटर। वो हमेशा जो है सीखने को बाद में जो है वो टालते रहते थे। कहते हैं नाउ दोज पीपल आउट देयर कैन से टू यू यू क्लेम टू बी फ्रेंच येट यू कांट इवन स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज। अब वो कहते हैं वो लोग मतलब प्रशिया के लोग जो तुम्हें कह सकते हैं कि तुम लोग अपने आप को फ्रेंच पीपल कहते हो, तुम तो अपनी लैंग्वेज को बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, तो क्या तुम खाक फ्रेंच के लोग हो गए। तो ये लोग वो प्रशिया के लोग बोल सकते हैं। एम हैमल उनको ये बात सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। बट यू आर नॉट द ओनली वन टू ब्लेम पुअर लिटिल फ्रांस। वो कहते हैं कि तुम इकलौते नहीं हो फ्रांस जिसको जो है ब्लेम करना चाहिए। वी ऑल हैव रीजंस टू फील गिल्टी। हम सबके पास कुछ ना कुछ रीजंस है गिल्टी फील करने के लिए। ठीक है, और रीजंस क्या क्या समझना। सबसे पहले पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या रीजन है, दे प्रेफर टू सेंड यू टू वर्क ऑन द फार्म एट द मिल सो दे कुड अर्न लिटिल एक्स्ट्रा मनी। जो पेरेंट्स होते हैं ना अल्सास के बच्चों के जो पेरेंट्स होते थे, वहाँ पे वो उनको मिल्स में भेज देते थे काम करने के लिए, है ना, फार्म से भेज देते थे ताकि वो कुछ और पैसा कमा सके। ठीक है, कहता है कि मुझे खुद को ब्लेम करना चाहिए, कहता है मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ इसके लिए, सिर्फ तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। एम हैमल खुद को भी दोषी मानते हैं। वो क्या कहते हैं, हैवंट आई ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू। वो कहता था कि जब तुम पढ़ने आते थे तो क्या मैं तुम्हें अपने पौधों के अंदर पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था, या बोलते थे कि जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। तो ये सारी चीज़ें एम हैमल बताते हैं कि हम सबकी मिली जुली जो है वो ये गलती है। ठीक है, देन एम हैमल बिगन टू टॉक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। देन उसके बाद एम हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो है वो बोलना शुरू करते हैं। वो क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वो बोलते हैं बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज और फुल ऑफ मीनिंग्स है इसके अंदर। ठीक है, देखो जब भी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसी है एम हैमल के अकॉर्डिंग, तो एग्जामिनर 4 वर्ड आपके ढूंढता है। पहला है कि बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत ही क्लियर है, लॉजिकल है और फुल ऑफ मीनिंग्स है। ये 4 वर्ड्स एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है, तभी वो पूरे नंबर देता है। तो लिखना है इन सबको। ही टोल्ड अस दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट इट एंड नेवर फॉरगेट इट। वो कहते हैं कि हमें इसको बचाना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज इवन इफ पीपल
इवन इफ पीपल आर मेड स्लेव्स, एज लॉन्ग एज दे होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ लाइक कीपिंग द की टू देयर फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें इसे बचाना चाहिए क्योंकि ये ना एक तरीके की आज़ादी की चाबी है। वो कहते हैं कि अगर लोग हमें बंदी बना भी लेंगे, मान लो कल को मुझे कोई कोई आके जो है वो स्लेव बना लेता है, बंदी बना लेता है, ठीक है, तो अगर वो मुझे कोई लैंग्वेज सिखाना चाहता है, मान लो मैंने वो लैंग्वेज सीख भी ली, मैं उसके अंदर बात भी कर रहा हूँ, बट अगर मैं मेरी लैंग्वेज को जानता हूँ, तब भी वो लैंग्वेज जो है मेरी आज़ादी की चाबी है। मैं कहीं पे जाके हिंदी में बात करूंगा, तुरंत मुझे लोग बोलेंगे ये इंडियन है। यही तो मेरी आज़ादी है कि मैं इंडियन हूँ, समझ रहे हो? तो लोगों की पहचान होती है उससे, उनकी लैंग्वेज से। तो हमें इसको भूलना नहीं चाहिए, हमें इसको बचाना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट ही ओपन द ग्रामर बुक एंड स्टार्टेड टीचिंग। उसके बाद वो ग्रामर की बुक खोलते हैं और अपना पढ़ाना शुरू करते हैं। आई वॉज सरप्राइज हाउ वेल आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट। वो फ्रांस कह रहा है कि मैं हैरान हूँ कि यार ये सारी चीज़ें मुझे कैसे समझ में आ रही है। एवरीथिंग ही सेड सीम सो सिंपल। वो कह रहे एम हैमल जो भी पढ़ा रहे थे, सारी चीज़ें आज मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही है। आई थिंक आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुल बिफोर एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन दिस थिंग सो मच पेशेंस। वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद मैंने इससे पहले जो है इतनी ध्यान से नहीं सुना, और एम हैमल ने भी इतना पेशेंसली इससे पहले नहीं पढ़ाया। आई फेल्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू शेयर एवरीथिंग ही नो बिफोर लिविंग। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा फील होता है कि एम हैमल जो है वो चाहते हैं कि उनके आखिरी लेसन के अंदर वो सब कुछ पढ़ा दे, जितना वो नॉलेज देना चाहते हैं ना, जितनी नॉलेज उनके पास है वो सब कुछ एक ही क्लास के अंदर वो आज वो दे देना चाहते हैं, ठीक है। ट्राइंग टू फिल आवर माइंड्स विद ऑल हिज नॉलेज इन दैट वन लास्ट लेसन। वो अपनी आखिरी लेसन के अंदर वो सारी नॉलेज जो है वो भर देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर लेसन वी हैड अ राइटिंग लेसन, ठीक है। ग्रामर लेसन के बाद जो राइटिंग का लेसन हुआ, दैट डे एम हैमल हैड प्रिपेयर्ड न्यू कॉपीज फॉर अस टू राइट द वर्ड्स फ्रांस अल्सास रिटन इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। वो कहते हैं कि अब ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का जो हुआ, तो एम हैमल ने जो है वो कुछ कॉपीज प्रिपेयर कर दी। कॉपीज आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ पेजेस प्रिपेयर किए थे। उस पेजेस पे क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास। और उन पेजेस को एम हैमल ने जो है हर एक बच्चे की जो है वो डेस्क पे जाके ऐसे ऐसे बांट दिया, ठीक है। अब एम हैमल की नज़र से अगर आप देख रहे हो, हर बच्चे के डेस्क पे जो है वो फ्रांस अल्सास ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रांस पता है क्या कहता है, वो ऐसा लग रहा था, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स वेविंग अराउंड द क्लासरूम। ऐसा लग रहा था कि जो झंडे हैं, जो हमारे फ्रांस के झंडे हैं, वो क्लास के अंदर लहरा रहे हैं, जो कि हैंग हो रखे, जो कि जो डेस्क का टॉप है उस पर हैंग हो रखे हैं, क्योंकि उसमें क्या लिखा, फ्रांस अल्सास ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। एवरीवन स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। अब जो है उसमें से देख के सारे जो है उसको कॉपी करना शुरू करते हैं, फ्रांस अल्सास, वो सारे भी राइटिंग का काम अपना शुरू करते हैं। एंड द रूम वॉज कम्प्लीटली क्वाइट। रूम जो है बिल्कुल शांत है। द ओनली साउंड वॉज द सॉफ्ट स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स और पेपर। अब बस जो खस 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 के लिखने की जो आवाज़ आती है ना, फिर वो आवाज़ आ रही है। अ फ्यू बीटल्स फ्लू इन बट नो वन पेड अटेंशन टू देम। वो कहता है कि कुछ कीड़े मकोड़े आए क्लास के अंदर, बट किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हु केप्ट ऑन ट्रेसिंग देयर लेटर्स केयरफुली। कह रहा है नॉट इवन द यंगेस्ट स्टूडेंट्स। क्लास के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे, जो कि अपना जो है वो वर्ड्स को, लेटर्स को ट्रेस कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने, जैसे हम लिखते हैं ना बचपन के अंदर, मम्मी ऐसे डॉट डॉट बना के दे देती थी हमें, ठीक है। तो ऐसी उनकी कॉपीज के अंदर भी लिखा होगा, जो छोटे बच्चे हैं, अब वो उसको बहुत ध्यान से ऐसे ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। एज इफ राइटिंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था जैसे कि राइटिंग ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है संसार के अंदर। अब उसके बाद बाहर देख के फ्रांस बोलता है, द पीजन कूड सॉफ्टली ऑन द रूफ। पीजन जो है वो ऊपर बैठ के कू कू ऐसी आवाज जो निकालते हैं, जैसे भी आवाज निकालते हैं, वो सॉफ्टली बड़े कू कर रहे हैं। एंड आई थॉट सैडली, बड़े उदास होकर ये चीज सोचता है, विल दे इवन मेक द पिजन सिंग इन जर्मन। क्या कहते हैं, ये जो प्रशा के लोग हैं, क्या ये इन कबूतरों को भी बोलेंगे कि तुम जो जर्मन के अंदर जो है कू कू करो। मतलब समझ रहे हो कि ये बात कितना ज्यादा सैडली एक बच्चे के दिमाग पे जो है इम्पैक्ट मार रही है, कि सब लोगों को जर्मन के अंदर जो है बोलना पड़ेगा, तो क्या ये कबूतर भी जर्मन के अंदर ही बात करेंगे, ये वाली चीज। देन उसके बाद क्या होता है, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमल sitting very still in his chair. He kept looking around the classroom as if he wanted to remember everything about the little classroom. वो यहाँ पे कहता है कि जब भी मैं लिख रहा हूँ, जब भी मैं ऊपर देख रहा हूँ ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि एम हैमल बहुत ही शांति से अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, और बस क्लास को इधर उधर से देखना चाह रहे हैं, जैसे कि वो सारे दृश्य को अपनी आंखों के अंदर समेटना चाहते हैं, क्योंकि वो जाने वाले ना, वो सारी चीज़ें याद कर रहे होंगे, उन सब चीज़ों को समेट के, इस मेमोरी को लेके जो अपने साथ जाना चाहते हैं। इमेजिन ही हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 40 ईयर्स। वो 40 साल से यहाँ पे बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। द गार्डन वॉज स्टिल आउटसाइड द विंडो। जो गार्डन है वो अभी भी उनकी खिड़की से जो है वो बाहर ही है, और स्टूडेंट्स उनके सामने ही जो है बैठे हुए हैं, जैसे कि हमेशा से होता है। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज, जो चीज़ें जो बदली है, वो क्या क्या बदली है,
जो पुराने डेस्क और बेंचेस थे वो स्मूथ, मतलब कि देखो ये क्या कहते हैं, जो बेंचेस पहले नए थे वो पुराने हो गए हैं, ठीक है। जो वॉलनट का ट्री है वो गार्डन के अंदर बड़ा हो गया, ऑब्वियसली वो बड़ा हो गया होगा। और जो हॉपवाइन है, हॉपवाइन एक तरीके की बेल होती है, ठीक है, वो कहीं पे उसको लपेटो, वो लपेटते लपेटते बड़ी हो जाती है उसी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। एंड द हॉपवाइन ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ विच नाउ क्लाइम ऑल द वे टू द रूफ, ठीक है। वो जो हॉपवाइन उन्होंने खुद लगाई थी अपने हाथों से, वो छत तक जो है वो आ चुकी है। हाउ सैड ही मस्ट हैव फेल्ट ऑल टू लीव ऑल दैट बिहाइंड, वो कहते हैं उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि उन्हें ये सारी चीज़ें जो है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। आई कुड ऑलमोस्ट शेयर हिज सिस्टर अपीयर्स पैकिंग देयर थिंग्स बिकॉज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। वो कहते हैं मैं सुन सकता था कि उनकी सिस्टर जो है, एम हैमल की सिस्टर, ऊपर पैकिंग वगैरह कर रही है क्योंकि उन्हें अगले दिन जो है वो कंट्री छोड़ के जाना है। देन उसके बाद, बट एम हैमल वॉज ब्रेव इनफ टू टीच एवरी लेसन टिल द वेरी एंड। वो कहता है कि एम हैमल बहुत ब्रेव थे कि वो आखिरी तक जो है प्रॉपर अपना पूरे लेसन को पढ़ाना चाहते थे। आफ्टर राइटिंग वी हैड अ हिस्ट्री लेसन, हिस्ट्री का लेसन भी हो उसके बाद, राइटिंग के बाद। देन द लिटिल चिल्ड्रन एट द फ्रंट सैंग देयर बा बे बी बो बू, ठीक है। मतलब कि जो बच्चे आगे बैठे थे उन्होंने, जैसे बोलते हैं ना हम का खा गा घा, जैसे हिंदी में बोलते हैं, फिर इंग्लिश के अंदर भी ए बी सी डी ऐसे बोलते हैं, ऐसे फ्रेंच के अंदर होता होगा बा बे बी बो बू, ठीक है। तो वो छोटे छोटे बच्चे सारे जो है बोल रहे हैं। एट द बैक ऑफ द क्लास ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज ग्लासेस, he was holding his primer in both hands and trying to read along with the children। अब देखो बैग पीछे जो है बेंच के ऊपर ओल्ड हॉसर वो भी प्रिमर लेकर बैठे थे, जैसे कायदे के अंदर यही तो सब लिखा होगा ना, वो भी कायदा लेके बैठे थे बच्चों के साथ, वो भी बोल रहे थे बा बे बी बो बू, ठीक है। चश्मा उन्होंने अब क्या कर लिया था, पहन लिया था, ठीक है। यू कुड सी दैट ही वॉज ट्राइंग टू, मतलब कि जो ओल्ड हॉसर है वो पढ़ रहा है बा बे बी बो बू और वो रो भी रहा है साथ के साथ। हिज वॉइस शुक विद इमोशन, उसकी आवाज जो वो धीरे धीरे होता है ना, रोते रोते कुछ बोलना चाह रहे तो वो वैसी आवाज निकल नहीं रही है, फिर अलग सा इमोशन जो आवाज के अंदर दिख रहा है। इट साउंडेड सो फनी एट सैड एट द सेम टाइम। वो कह रहे हैं ये बात जो है बहुत ही ज्यादा दुखी और फनी एक मोमेंट पे हमें लग रही थी। ऑल वी फेल्ट लाइक लाफिंग एंड क्राइंग टुगेदर, ठीक है। हमें जो है वो रोना और हंसना एक साथ आ रहा था। ओ आई स्टिल रिमेंबर द लास्ट लेसन सो क्लियरली, फ्रांस कह रहा है कि यार मुझे वो आखिरी लेसन बहुत क्लियरली अभी भी याद है। देन आगे क्या होता है, सडनली द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब जो घड़ी के अंदर जो है 12 बजते हैं। देन वी हर्ड द एंजेलस बेल, एंजेलस बेल होते हैं कि कैथोलिक पीपल जो होते हैं उस टाइम पे प्रे करते हैं, 12 बजे का टाइम जो होता है। सेम टाइम पे क्या होता है, द साउंड ऑफ प्रशियन सोल्जर्स ट्रम्पेट्स केम फ्रॉम द आउटसाइड एज दे हैड रिटर्न फ्रॉम द ड्रिल। सेम टाइम पे क्या होता है कि जो प्रशियन सोल्जर्स होते हैं उनके ड्रिल की उनके ट्रम्पेट्स के पाँव पाँव जो होता है उसकी आवाज़ भी उन्हें आती है क्योंकि वो ड्रिल से जो है वापस आ चुके हैं। मतलब कि देखो फर्क देख रहे हो कि 12 बजे बेल बजती है, पहले ये सारे लोग जो है 12 बजे प्रार्थना वगैरह करते होंगे, बट अब जो उन्होंने ये देखा कि बेल तो बजी है, उसके साथ साथ प्रशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट की आवाज़ भी है, कि मतलब कमांडिंग वो यहाँ पर भी दिखा रहे हैं कि कमांड जो अभी भी अब जो उनके हाथ के अंदर आ चुकी है, ठीक है, प्रशियंस के हाथ के अंदर आ चुकी है। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल जो है वो उठते हैं, एम हैमल उठते हैं वेरी पेल, ठीक है, बहुत ही मतलब उनका जो फेस है उस पर कोई रंगत ही नहीं है, पेल का मतलब होता है कलरलेस। आई हैड नेवर सीन हिम सो टॉल एंड सीरियस बिफोर। अब यहाँ पे फ्रांस जो है ये कहना नहीं चाह रहे कि एकदम से उनकी हाइट बढ़ गई, कि भाई पहले वो 5'10" थे वो एकदम से जो है 6'4" हो गए, ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि जब हम किसी इंसान को रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं तो उसका औहदा हमें बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। तो वो उसको बहुत ही औहदे के अंदर बड़ा दिख रहे हैं और वो बहुत सीरियस जो है दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो है एम हैमल बोलते हैं माई फ्रेंड्स, ही सेड आई वो कुछ बोलना चाहते हैं बट हिज वॉइस ब्रोक, उनकी आवाज़ जो है वो रुक जाती है, he couldn't speak anymore, वो ज़्यादा बोल ही नहीं पाते। Then he turned to the blackboard, picked up a piece of chalk, with all his strength wrote in big letters, "Vive la France"। अब यहाँ पे वो एक चौक उठाते हैं, सारी स्ट्रेंथ गेन करते हैं, बोर्ड पे बड़ा बड़ा क्या लिख देते हैं, "Vive la France"। "Vive la France" का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस। After that he leaned his head against the wall without saying another word. He made a simple gesture with his hand to us as if टू से स्कूल इज ओवर, यू मे गो नाउ। कहते हैं वो वीवला फ्रांस उन्होंने लिखा, अपना सर जो है वो ऐसे बोर्ड पे लगाया और बस उन्होंने जेस्चर ऐसे बोल दिया, मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, जिसका मतलब था कि वो बोलना चाहते थे कि स्कूल ख़त्म हो चुका है, तुम अब सब जा सकते हो। देन उसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर था बेटा, प्रॉपर हमने इस चैप्टर को समझा है, प्रॉपर कायदे से इसकी जो है वो हर एक चीज़ को डेप्थ के अंदर समझा है। यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, हमने ये देखा है मॉरल वैल्यूज़ हमें ये मिलती है कि नेवर टेक योर लैंग्वेज एजुकेशन और फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। हमें कभी भी हमारी लैंग्वेज को, हमारी एजुकेशन को और हमारी आज़ादी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए।
सही समय पे सही चीज़ जो है वो कर लेनी चाहिए। वैल्यू टीचर्स, हमें टीचर्स को वैल्यू करना चाहिए, और एजुकेशन का जो रोल है हमारी आइडेंटिटी को शेप करने में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और हमने क्या मॉरल वैल्यू सीखी कि रियलाइजेशन ऑफन कम्स टू लेट। जो रियलाइजेशन है ना वो अक्सर बहुत लेट आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ऑन टाइम, हमें जो है वो समय पे जो है चीज़ों को सीखना चाहिए। ठीक है, ये मॉरल वैल्यूज हमने सीखी। अब उसके बाद यहाँ पे सिंबलाइज चीज़ें क्या क्या कर रही थी, देखो जो एम हैमल का अटायर था, जो भी उन्होंने ग्रीन कोट, वाइट कलर की जो है फ्रिल शर्ट और जो ब्लैक कलर की हैट पहनी थी, वो क्या था, साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड फाइनलिटी था। ठीक है, वो एक रिस्पेक्ट था उनके लास्ट लेसन के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, और वो फाइनल कंक्लूड कर रहे थे चीज़ों को, एंड पे लेकर आ गए थे, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस जो है पहनी थी। देन क्लासरूम का जो साइलेंस था वो क्या सिंबलाइज कर रहा था, वो रिस्पेक्ट सिंबलाइज कर रहा था, वो सैडनेस सिंबलाइज कर रहा था, और रिफ्लेक्शन मतलब रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा था। फ्रेंच लैंग्वेज क्या सिंबलाइज करते हैं, वो सिंबलाइज करते हैं फ्रीडम एंड हेरिटेज। ठीक है, वो उनकी आज़ादी को जो है सिंबलाइज करती है। और वीवला फ्रांस जो उन्होंने लिखा था वो क्या सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है डिफायंस एंड प्राइड। मतलब कि डिफायंस मतलब ऐसे समझ लो कि भाई मैं नहीं दबने वाला, हम तो हम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो डिफायंस और प्राइड, अपने ऊपर हमें बहुत ज़्यादा घमंड है, वो सारी चीज़ें जो है ये वीवला फ्रांस यहाँ पे सिंबलाइज करता है। अब बात कर लेते हैं कि जो टाइटल है द लास्ट लेसन, हमारे अल्फोंस डॉर्डेट ने यही टाइटल क्यों चुना। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फाइनल जो है वो एक आखिरी फ्रेंच का लेसन था। ठीक है, और जो ये बच्चों के लिए क्या था, लास्ट डे था, पूरे गाँव के लिए, सबके लिए ये लास्ट डे था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का। इसके बाद वो नहीं सीखते। ठीक है, अब उसके बाद जो टाइटल है वो हमें सडन एंड दिखा रहा था कि भाई अब जो है चीज़ों का बिल्कुल सडन एंड आ गया, जिससे कि एक इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रेंच ओनली ऑन द लास्ट डे। क्योंकि बच्चों को और सभी को ये रियलाइज हुआ कि क्या कहते हैं, फ्रेंच की क्या वैल्यू है बिल्कुल आखिरी दिन के अंदर। तो ये जो टाइटल है द लास्ट लेसन बिल्कुल उचित है। क्या हम इसके अलावा कोई और टाइटल दे सकते थे? हाँ, जैसे हमारे पास ना क्वेश्चन बनता है कि मान लो आप अल्फोंस डॉर्डेट होते तो आप द लास्ट लेसन टाइटल ना दे के क्या देते? तो मेरे अकॉर्डिंग जो है रियलाइजिंग टू लेट, ये भी एक इसका टाइटल हो सकता था, क्योंकि उनको जो उनकी रियलाइजेशन है वो बहुत ही लेट आई। कैसे लेट आई, इस बात को अगर मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँ कि भाई पेरेंट्स को रियल जो है पहले रियलाइज नहीं हुआ, अपने बच्चों को जो है 100 मील्स में भेज देते थे। जो एम हैमल थे वो खुद जो है बच्चों से गार्डन के अंदर पानी डलवाते थे, उनको फिशिंग के लिए जाना होता तो छुट्टी दे देते थे। अल्सास के सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते थे कि यार कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब जो है उन्हें एकदम एंड पे आके चीज़ें रियलाइज हो रही है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो ये भी एक इसका टाइटल हो सकता था। तो ये पूरा चैप्टर मैंने करा दिया बच्चे। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। इस चैप्टर के जो नोट्स है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, एक क्लिक के अंदर नोट्स आपके हाथ में आ जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। एक हैशटैग मैं आज आपको दे रहा हूँ, रियाज ही राज है। जब आप अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर पहुंच जाओगे ना और लोग आपसे राज पूछेंगे तो आप बोलना मेरा रियाज, मतलब कि मेरी मेहनत ही मेरा राज है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलता हूँ किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड